लक्ष्य और स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेकंड लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात किया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में, जिसमें हमने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट को पढ़ा था और उससे कुछ चीज़ें रिलेटेड जो भी थी उसको हमने समझा था। ठीक है, आज हम चलने वाले हैं अपने सेकेंड टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है प्रोटॉन की डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जिसको बोला जाता है एनोड रेस। ओके, जहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे इसको बोलेंगे एनोड रेस। तो सिंपल सी चीज़ है, तो समझते हैं इस चीज़ को कैसे होता है एनोड रेस। एनोड रेज या इसको कैनाल रेज भी बोलते हैं। ओके, कहीं पे अगर तुम्हें नाम दिखता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, कैनाल रेज या फिर एनोड रेज अगर बोला जाता है तो वो दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, अब ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ ना, ये सिमिलरली हमने डिस्चार्ज ट्यूब लिया, जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे लिया था। एक डिस्चार्ज ट्यूब हमने यहाँ पे लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, एनोड। यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, कैथोड। ठीक है, इसको हमने कनेक्ट किया जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे किया था। इसको कनेक्ट किया हमने इसको इस तरीके से, ये अपना एनोड है, ये अपना कैथोड है। ठीक है, ये अपना एनोड है और ये अपना क्या है, कैथोड है। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे हमारा वोल्टेज क्या था, हाई वोल्टेज था। ठीक है, सेम सिमिलर डिस्चार्ज ट्यूब लिया हमने। ये क्या है, हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है, ये है हमारा डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ पे क्या फिल किया हुआ हमने, एयर एट लो प्रेशर। क्या किया हुआ है, एयर एट लो प्रेशर। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पे वैक्यूम पंप भी लगा देते हैं, वैक्यूम पंप, बढ़िया। अब सुनोगे, जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने तुम लोगों को बताया था कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब लो प्रेशर रखा जाता है और हाई वोल्टेज रखा जाता है तो क्या होता है। तो हमने देखा था कि अगर यहाँ पे हम हाई वोल्टेज रखेंगे और लो प्रेशर रखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ से कुछ रेज निकलना शुरू हो जाती है। यहाँ से क्या निकलना शुरू हो जाती है, कुछ रेज निकलना शुरू हो जाती है। उन रेज को हमने क्या नाम दिया था, कैथोड रेज, अगर तुम्हें याद हो। फिर हमने यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया था और इसको परफोरेट किया था। परफोरेट मतलब इसको होल बना के हमने रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने कैथोड रेस को नाम दिया था। लेकिन होता क्या है ना कि जैसा कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम पे बताया था कि ये जो एयर है, यहाँ पे ये एयर के कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे ऐसे मूव कर रहे हैं, किसके अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। ठीक है, ये कुछ एयर के पार्टिकल है। तो मैं किसी एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करके तुम्हें बताता हूँ कि क्या हो रहा है। जैसा कि मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम में बताया था कि ये जो कैथोड रेज होती है ये इनको आयोनाइज करती है। ये क्या करती है, इनको आयोनाइज करती है। तो सपोज अगर मैं किसी एक पार्टिकल को ले लेता हूँ, सपोज मैं इसको ले लेता हूँ। अब होगा क्या ना कि जैसे ही कैथोड रेज इसको स्ट्राइक करेगी, किसको स्ट्राइक करेगी, इस पर्टिकुलर किसी गैस पार्टिकल को, तो क्या होता है ना कि ये आयोनाइज होता है। आयोनाइज होने का मतलब है इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अभी के लिए इतना समझो, आयोनाइज होने का मतलब है इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या चला गया, बाहर चला गया। अब हमें पता है कि कोई भी एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्रोटॉन क्या हो गए, ज़्यादा। प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो ये जो पार्टिकल अब बचा, ये पार्टिकल हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता। ये पार्टिकल हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। क्यों, क्योंकि पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे, तो वो न्यूट्रल था। लेकिन जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया। चीज़ समझ में आ रही है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है। जैसे कि यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा तो उससे ये टकराएगी तो इसको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ऐसे ही कोई पार्टिकल अगर यहाँ पे इससे अगर कोई कैथोड रेज टकराएगी तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में। अब एनोड रेज तो जा रही है आगे, लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, इनका ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, इधर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। क्यों करना शुरू कर देते हैं इधर की तरफ मूव, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है। ये वाला इलेक्ट्रोड कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। और नेगेटिवली चार्ज है, इसकी वजह से ये किधर मूव करना शुरू कर देते हैं, कैथोड की तरफ। ठीक है, ये किसकी तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, ये मूव करना शुरू कर देते हैं कैथोड की तरफ। आराम से समझोगे। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे कैथोड की तरफ अगर मूव करना शुरू हो गया तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो मुझे रेस कहाँ से निकलती हुई दिखाई देगी, इधर से आती हुई दिखाई देगी। और मुझे पता है कि अगर इधर से आती हुई दिखाई दे रही है तो वो कहाँ से आ रही होगी, एनोड से। लेकिन क्या एक्चुअल में एनोड से कोई रेज निकल रही है, कोई रेज नहीं निकल रही है। एनोड से कोई भी रेज नहीं निकल रही है। कौन से पार्टिकल्स इनकी तरफ मूव कर रहे हैं, ये जो आयोनाइज्ड पार्टिकल है ये
कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन बस हमें ये ऐसा दिखता है कि ये एनोड की तरफ से आ रही है, इसी वजह से हमने इनको एनोड रेज नाम दिया है। अदरवाइज एनोड से कोई भी रेज निकलती नहीं है, याद रहेगा, इतना सी चीज़, सिंपल सी चीज़ है। तो ये इसकी तरफ आना शुरू कर देते हैं और इधर आना शुरू कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर इसको परफोरेट बना देंगे। परफोरेट बना के क्या कर देंगे, सिमिलरली पता कैसे लगाएंगे कि एनोड रेज आ रही नहीं आ रही, तो अब की बार क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाएंगे। यहाँ पर ZNS वाली जो स्क्रीन हमने लास्ट टाइम पे बात किया था वो हम अब यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो ZNS वाली स्क्रीन अब हम यहाँ पे लगाएंगे और इसके बाद हमें पता लग जाएगा कि कोई भी पार्टिकल अगर इस पर स्ट्राइक करेगा तो ये क्या करेगा, ये चमक उठेगा। तो उसी वजह से हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो ये एनोड रेज है, ठीक है। तो एनोड रेज का सिंपल सा क्या मीनिंग है कि जो आयोनाइज्ड पार्टिकल है, जो कैथोड रेज जिस पार्टिकल से टकराते हैं और वो आयोनाइज हो जाते हैं, वो आयोनाइज पार्टिकल किसकी तरफ आते हैं, कैथोड की तरफ। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो एनोड की तरफ से आ रहे हैं, तो हम उनको एनोड रेज नाम दे देते हैं, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा जो भी सिस्टम है वो सेम है। जैसा कि हमने फिर इलेक्ट्रॉन की जो भी प्रोसेस है उसको समझने के बाद प्रॉपर्टीज पे डिस्कस किया था। तो यहाँ पे भी प्रॉपर्टी है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो, या कैथोड रेज जो होती है वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, वैसे ही ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये मैकेनिकल इफेक्ट, मैकेनिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस करती है ये रेस। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है। ये कैसे पता लगाए कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है, ये कैसे पता लगाओगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है बेटा, बताओ। वही सेम सिमिलर, दो प्लेट्स लगा दोगे तो ये क्या हुआ, ये किसकी तरफ, ये जो एनोड रेस थी ये किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ। तो हमें क्या पता चल गया कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब अगर मैंने तुम लोगों को बताया कि यहाँ पे ये एनोड रेस क्या है, एक तरीके से ये पार्टिकल ही तो है, और ये पार्टिकल किसके हैं, एयर के या गैस के। तो यहाँ पे जो भी ये एनोड रेस होगी ये किस पे डिपेंड करेगी, इस गैस पार्टिकल पे, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इस एनोड रेस का जो भी नेचर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करेगा। जब हमने कैथोड रेस पढ़ा था तो वहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एनोड रेस का जो भी नेचर है वो डिपेंड करेगा डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है। याद रहेगा इतनी चीज़, बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़ें, आराम से याद रख सकते हो। अब क्या होता है कि एनोड रेस को है ना प्रोटॉन नहीं बोलते। जैसे हमने कैथोड रेस को इलेक्ट्रॉन बोला वो ठीक है, लेकिन एनोड रेस को प्रोटॉन नहीं बोलते। एनोड रेस को प्रोटॉन कब बोलेंगे, जब वो हाइड्रोजन गैस हमारे वहाँ पे अवेलेबल होगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के लिए E/m की वैल्यू जो आती है ना वो मैक्सिमम आती है। क्यों, क्योंकि m जो है, हाइड्रोजन जो वो सबसे लाइटेस्ट है, लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन है, तो उस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। तो वो चीज़ तुम्हें याद रखनी है कि हाइड्रोजन के केस में जब आगा तभी हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोटॉन बोलेंगे। अदरवाइज हम सिंपल इसको एनोड रेज नाम या कैनाल रेज नाम दे देंगे। E/m की वैल्यू कितनी होती है, 9.58 इंटू 10⁷ कूलॉम पर kg। याद रखना है, कूलॉम पर kg। चार्ज कितना होता है प्रोटॉन का, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। याद रखना है, ये तीनों चीज़ें याद रखना है तुम्हें, E/m की वैल्यू, चार्ज एंड मास। आई थिंक तुम्हें याद रहेगा इतनी चीज़ें। तो ये कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत इसके बारे में इंट्रोडक्शन तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इसके बाद चलते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में, जिसमें काफ़ी कुछ कम पॉइंट्स हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को पढ़ने के बाद अब चलते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में, जिसमें बस हमें इतना ही जानना है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट यूज़ किया गया था जिससे हमें न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पता चला, या न्यूट्रॉन के बारे में पता चला, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के अंदर जैसा तुम देख पा रहे होंगे मैंने लिखा हुआ है जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। इसने सिंपल क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की थी किसी भी एटम, किसी भी पर्टिकुलर एटम के ऊपर, और उसने क्या ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी पहले से अवेलेबल है, ठीक है। कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स पहले से अवेलेबल थे, और जब उनका मास काउंट किया गया तो उनका मास प्रोटॉन के मास से भी ज़्यादा निकल के आ रहा था, ठीक है। तो ये जस्ट उसका ऑब्जर्वेशन था जो तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ से उसको पता चला कि न्यूट्रॉन होते हैं। उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करके एक्सपेरिमेंट किया। ये रदरफोर्ड वाला नहीं है, ठीक है, रदरफोर्ड वाला हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसने भी अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करके एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पे इसका चार्ज क्या होता है, 0, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। मास कितना होता है, 1.675 इंटू 10⁻27 kg, जो कि तुम लोगों को अगर पता हो तो जो भी प्रोटॉन का मास होता था वो भी मैंने बताया तुम लोगों को, 1.67 इंटू 10⁻27, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये सिंपल सी चीज़ें तो तुम्हें न्यूट्रॉन के बारे में सिंपल पता होना चाहिए, ज़्यादा कुछ इसमें समझने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना ही तुम्हारे लिए काफ़ी है।
बाकी जो भी हमने पढ़ा यहाँ पे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी, उसको मैंने जो भी चीज़ें तुम्हारी इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें काम में आने वाली है वो मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया है, तो उसको ध्यान से देखोगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, सिंबल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ई, प्रोटॉन पी, न्यूट्रॉन एन। ओके, मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg, 1.67 इंटू 10⁻27 kg और 1.675 इंटू 10⁻27 kg, ये मास हो गया अपना, याद रखना। चार्ज -1.67 इंटू 10⁻19 कूलाम प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, और इसका हो गया चार्ज 0। इसकी E/m की वैल्यू होगी -1.7588 इंटू 10⁻8 कूलाम पर ग्राम, 9.58 इंटू 10⁻7 कूलाम पर kg, और ये हो गया 0। तो ये टेबल जस्ट तुम्हें याद रखना है, इससे रिलेटेड कोई भी अगर चीज़ आती है तो तुम्हें चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखने वाले हैं कुछ टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं जो कि हमें पता होना चाहिए उनका मीनिंग क्या है और वो क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं टर्मिनोलॉजी के बारे में, जिसमें फर्स्ट चीज़ है रिप्रेजेंटेशन। किसी भी एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ठीक है। तो सपोज तुम्हें कोई भी एटम अगर तुम पीरियोडिक टेबल के अंदर देखोगे तो कुछ इस तरीके से लिखा होता है ZXA, या फिर इसको ये ए इस साइड नहीं होके इस साइड भी हो जाता है, ठीक है। दोनों रिप्रेजेंटेशन सही है, ZXA। तो इसमें Z का क्या मीनिंग है, X का क्या मीनिंग है, A का क्या मीनिंग है। तो Z जो है यहाँ पे वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, X यहाँ पर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और A यहाँ पर मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें समझ पा रहे होंगे इसको। जैसे कि एग्जाम्पल लिया, जैसे कि ऑक्सीजन है तो 8O16 अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है तो इसके अंदर अगर तुम्हें कोई पूछेगा कि एटॉमिक नंबर क्या है तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, एटॉमिक नंबर। कोई बोलेगा मास नंबर क्या है तो ये हो जाएगा मास नंबर, और ये ऑक्सीजन एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है, ये पहले भी समझ चुके होंगे, पता होना चाहिए इसके बारे में क्या मीनिंग है, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर का सिग्निफिकेंस क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता क्या है। तो एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताता है, ठीक है। कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। तो Z जो होता है वो P के बराबर होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जैसे कि 1H1 कहीं पे लिखा है तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो है इसमें नीचे वाला ये है, ये क्या है, Z है, तो यही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हो जाएगा 1। 8O16 है, अगर यहाँ पे कोई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछेगा तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। यहाँ पे 17 क्लोरीन 35.5 पूछेगा तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या हो जाएगी 17। मतलब ये जो नीचे वैल्यू लिखी होती है ना, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को दिखाती है जो कि एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। याद रहेगी, सिंपल सी चीज़ है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, सिंपल सा चीज़ बताया है। तो प्रोटॉन इक्वल टू Z याद रखना है आज से, ठीक है। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स को बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताता है। अगला है मास नंबर, मतलब ये A। मास नंबर मतलब क्या बोल रहा हूँ, ये ऊपर वाला A, ये बताता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। अगर तुम्हें पता हो तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के जो बोला जाता है वो बोला जाता है मास नंबर। क्या बोला जाता है, मास नंबर। तो A इक्वल टू हो गया P+N, मतलब A मतलब मास नंबर इक्वल टू क्या हो जाता है, P+N हो जाता है। सिंपल सी चीज़ है। अब P किसके बराबर है, ये हम पहले पढ़ चुके ना, P किसके बराबर है, Z के। तो क्या मैं यहाँ पे P की जगह Z लिख सकता हूँ क्या, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A इक्वल टू Z+N, है ना। तो क्या यहाँ से मैं न्यूट्रॉन निकाल सकता हूँ, न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा A-Z, है ना। A-Z क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर पता लगाने तो ये मास नंबर में से किसको माइनस कर देंगे, एटॉमिक नंबर को। तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। Z अगर पता है तो क्या हमें पता है, प्रोटॉन्स। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, इसके अंदर अगर मुझे कोई पूछेगा कि बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, तो क्या आंसर दोगे, तुम बोलोगे कि सर प्रोटॉन तो Z के बराबर होता है और Z की वैल्यू क्या है, 6 है। Z की वैल्यू क्या है, 6 है। तो इसके अंदर प्रोटॉन्स कितना है, 6 है। फिर मैंने तुम्हें पूछ लिया कि बताओ इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने, तो कैसे पता लगाओगे, A-Z मतलब 12 - 6, आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाए। सिंपल सी चीज़ है। तो दो फॉर्मूले हैं, याद रखना है सिंपल सा, कि Z इक्वल टू होता है P और N इक्वल टू होता है A-Z, है ना, या A इक्वल टू होता है P+N, जैसे भी तुम्हें याद रखना हो। जनरली तुम्हें ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन्स कैसे निकाल रहे हैं, प्रोटॉन्स कैसे निकाल रहे हैं और कौन सी चीज़ किसको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसके बाद एक और टर्म यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियॉन्स।
तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कंबाइनली मिला के हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। याद रखना है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंबाइन मिला के कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। याद रखना, ठीक है। एक तरीके से वो मास नंबर ही बोल रहा है, लेकिन एक नया टर्म है तो तुम्हें पता होना चाहिए। कहीं पे अगर न्यूक्लियॉन्स आता है तो वो P+N को ही हम क्या बोल रहे हैं, सिंपल न्यूक्लियॉन बोल रहे हैं। तो आई थिंक तुम्हें ये चार टर्मिनोलॉजी समझ में आई होगी, रिप्रेजेंटेशन, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और न्यूक्लियॉन्स वाली। तो अभी तक हमने देख लिया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब बात आती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। तो वो थोड़ा सा अलग सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा तो ध्यान से देखना है, ठीक है। कैसे निकाला जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के अंदर। देखो, अगर वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्पीशीज है, तो जितने प्रोटॉन होंगे ना उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि वो न्यूट्रल स्पीशीज होता है कोई भी एटम। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि सपोज अगर तुम्हें ऑक्सीजन दे दिया, अगर 8O16 लिख दिया, ठीक है। अगर मैं आप लिख देता हूँ 8O16, थोड़ा सा और बड़ा लिख देते हैं इसको, 8O16, तो इसके अंदर Z इक्वल टू क्या है, 8 है। तो प्रोटॉन 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अभी तक कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल का मतलब सिंपल सा इतना समझो कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उसको मैंने न्यूट्रल बोला हुआ है, ठीक है। तो न्यूट्रल की कंडीशन में प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर चार्ज आ गया तो चार्ज आने के दो चांसेस है, एक तो माइनस आ सकता है, एक प्लस आ सकता है। तो माइनस जब आता है उसको एनायन बोलते हैं, और प्लस जब आता है उसको कैटायन बोलते हैं। तो दोनों के कंडीशन अलग अलग है, इसको ध्यान से देखें। एनायन के केस में प्रोटॉन तो होगा वो Z के बराबर तो हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन होगा Z प्लस जितना चार्ज उसके ऊपर अवेलेबल होगा। तो कैसे निकालोगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये लिखा हुआ है 9F-19। अगर मुझे कोई बोलेगा कि बताओ प्रोटॉन कितने हैं, तो क्या आंसर दोगे, जितना Z है। इसका Z कितना है, बोलोगे सर 9 है, बोलोगे सर 9 है। इसके बाद कोई बोलेगा कि बताओ उसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं, तो क्या आंसर दोगे, A माइनस Z, मतलब 19 माइनस 9, आंसर क्या हो जाएगा, 10 न्यूट्रॉन्स। अगर कोई पूछेगा कि बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो क्या आंसर दोगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 9 प्लस चार्ज। अब ये माइनस है ना, तो ये माइनस काउंट नहीं करना है, तुम्हें ओनली उसका मोड लेना है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू ले लिए, मतलब हो जाएगा 9 + 1, आंसर क्या आ जाएगा, फिर से 10। माइनस यूज नहीं करना है साथ में, बस क्या यूज करना है, उसका मैग्नीट्यूड वाला मोड यूज करना है बस। ये +1 है तो आंसर क्या हो जाएगा, 10। अगला क्वेश्चन, इसके अंदर बताओ Z कितना है, बोलोगे कि सर Z 8 है। अगर Z की वैल्यू 8 है तो बताओ प्रोटॉन कितने हैं, तो बोलोगे कि सर आंसर 8 है। बताओ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो 16 माइनस 8, आंसर क्या आ जाएगा, 8। ये चीज़ सभी को क्लियर हो रही होगी। बताओ इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8Z प्लस ये 2, तो 8 + 2, आंसर क्या आ जाएगा, 10। आंसर क्या आ जाएगा, 10। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 हो जाए, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या करना है कि जैसे 2 नेगेटिव है तो Z में 2 जोड़ दो, 1 नेगेटिव था तो Z में 1 जोड़ दिया, 3 नेगेटिव होता तो Z में 3 ऐड कर देते, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ जाते। इसके बाद अगर कैटायन के केस के अंदर अगर हम बात करें, तो कैटायन के केस के अंदर प्रोटॉन की वैल्यू Z के बराबर ही होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी हमारी Z माइनस चार्ज, जितना भी चार्ज उसके ऊपर अवेलेबल है पॉजिटिव वाला, उसमें से उसको माइनस कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल है 11Na+23, इसके अंदर Z की वैल्यू कितनी है, Z की वैल्यू है 11। इसके बाद इसके अंदर A की वैल्यू है 23। अगर Z की वैल्यू यहाँ पर 11 है तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 11। प्रोटॉन 11 हो जाएगा, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 23 माइनस 11, मतलब आंसर आएगा 12, है ना। और इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 11 माइनस, तो 11 माइनस 1, आंसर क्या आ जाएगा, 10। तो सिंपल सी चीज़ समझाई है। अगर पॉजिटिव आता है ना, अगर कैटायन है तो Z में से माइनस करना है, एनायन है तो Z में प्लस करना है। सिंपल सी चीज़ है, समझ में आ रहा है। वो चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड ओनली याद रहेगा, इतनी सी चीज़। तो ये सिंपल सी चीज़ होगी कि किसी भी एटम, मॉलिक्यूल, आयन के अंदर कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट किए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स के बारे में मतलब जिसका Z सेम होता है लेकिन A जो होता है वो अलग अलग होता है, ऐसे स्पीशीज़ को हम बोलते हैं आइसोटोप्स।
जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है 1H1 1H2 1H3। यहाँ पे 1 1 1 तीनों वाले नीचे सेम है, मतलब ये Z होता है तो Z तीनों का सेम है। लेकिन 1 2 3 ये डिफरेंट है तो A डिफरेंट है Z सेम है, उसको बोलेंगे आइसोटोप। कार्बन के 2 हैं 6C12 6C14, 6 6 नीचे वाला सेम है, 12 14 डिफरेंट है, इसको बोलेंगे हम आइसोटोप्स। सिंपल सी चीज़ है, पता होना चाहिए। आइसोबार इसका उल्टा, इनका Z जो होगा वो डिफरेंट होगा और A क्या हो जाएगा सेम, उसको बोलेंगे आइसोबार। तो सेम A पर डिफरेंट Z को क्या बोलते हैं हम आइसोबार। जैसे कि एग्जांपल है 6C14 और 7N14, तो 14 14 ऊपर सेम आ रहा है ना, नीचे क्या आ रहा है डिफरेंट आ रहा है। तो Z क्या है डिफरेंट है लेकिन A क्या है सेम है, तो इसे स्पीशीज़ को क्या बोल देंगे हम आइसोबार्स बोलते हैं। चीज़ें क्लियर है, छोटी छोटी चीज़ें, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें, एक बार देख लोगे तो आराम से समझ में आ जाएगी। आइसोटोन्स किसको बोलते हैं, वो स्पीशीज़ जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो जाते हैं, जिसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाते हैं सेम, उसको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। तो हम चेक करते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या इन दोनों के सेम है, तो इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाले जाएंगे। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे 15 - 7 मतलब आंसर क्या आएगा 8, और ये हो जाएगा 16 - 8 मतलब आंसर क्या आएगा 8। इसके भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से 8 है, इसके भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 है, मतलब ये दोनों क्या है आइसोटोन्स है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है आइसोटोन्स है। तो आई थिंक चीज़ें क्लियर होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है, आइसोटोप्स आइसोबार एंड आइसोटोन्स के बारे में तुम्हें चीज़ें पता चली होगी। तो इसके बाद चलते हैं कुछ और टर्मिनोलॉजी पढ़ने के लिए। टर्मिनोलॉजी के अंदर है नेक्स्ट है अपना आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक उनको बोलते हैं जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो उसको बोले हम क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इनके नाम से पता चल रहा है आइसो का मतलब ही होता है सेम। जैसे कि पहले था हमारा आइसोटोन्स, तो आइसोटोन्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम थे, यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे भी हमें दिख जाएंगे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको देख सकते हो O2- लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तुम लोगों को पता हो तो क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, और ये 2- है तो +2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना 10। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं वो आने वाले हैं 10, ठीक है। F का मतलब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 9 - 1 आंसर आ जाएगा 9 + 1 सॉरी आंसर आ जाएगा 10। इसके बाद Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, 11 - 1 आंसर आ जाएगा 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो 12 - 2 आंसर आ जाएगा 10। ये सब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा रहे हैं। नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे 10। तो तुम देख पा रहे होंगे कि इन सारे एटम्स के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है सेम है, मतलब ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं सेम निकल के आ रहे हैं। तो ये तो बात कर ली कि हमने नंबर आयंस के अंदर हम कैसे इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, लेकिन अगर हमें कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ हो तो हम उसके अंदर कैसे निकालेंगे। तो जैसे H2O है, तो H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 × 2 प्लस एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 8, तो +8 कर दिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो सिंपल सी चीज़ है, जैसे तुम एटॉमिक मास वाली चीज़ करते हो ना, वैसे ही तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली चीज़ करनी है। NH3 नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 3, आंसर क्या आ जाएगा 10, आंसर क्या आ जाएगा 10। Na+ की बात करते हैं। Na+ के अंदर क्या होता है 11 - 1 आंसर क्या आ जाएगा 10। चेक करोगे तो ये तीनों भी क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे, ये तीनों भी क्या हो जाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकल के आएंगे आप। तो ये तो हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे होने चाहिए, जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है तो हम उनको बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आइसोस्टर्स के बारे में। आइसोस्टर्स के अंदर 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, प्लस नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होने चाहिए सेम। जैसे कि ये एग्जांपल है CO और N2, तो बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने, तो CO के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है 2, एक तो कार्बन है और दूसरा क्या है ऑक्सीजन है। N2 के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स है, तुम बोलोगे कि सर आंसर 2, क्योंकि 2 नाइट्रोजन के एटम। अब चेक करना है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल के आएंगे, कार्बन के अंदर हो गए 6, ऑक्सीजन के अंदर हो गए 8, तो 6 + 8 आंसर क्या आ जाएगा 14, है ना। एक नाइट्रोजन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन 7, तो 2 नाइट्रोजन के अंदर 7 × 2 आंसर क्या आ जाएगा 14। तो चेक करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं 14, और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स क्या आ रहे हैं 2 और 2। तो ये क्या हो गया, इनके नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है और इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, तभी उसको हम क्या बोलेंगे आइसोस्टर्स। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है और नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है तो सिंपल क्या बोलेंगे हम उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक, उसको हम आइसोस्टर्स नहीं बोल सकते। आई थिंक चीज़ क्लियर हो रही होगी। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है अपना आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स के बारे में चलते हैं। यहाँ पे सेम आइसोडाइफर्स का मतलब होता है कि वो स्पीशीज़ जिसके अंदर सेम आइसोटोपिक नंबर होता है। तो सेम आइसोटोपिक नंबर क्या होता है, सबसे पहले उसको जान लेते हैं। आइसोटोपिक नंबर होता है A-2Z। A-2Z, A क्या है यहाँ पे मास नंबर, Z क्या है यहाँ पे एटॉमिक नंबर। तो जिसके भी A-2Z की वैल्यू सेम आ जाएगी वो आइसोडाइफर्स हो जाएंगे। तो चेक करते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे निकालते हैं इसका आइसोटोपिक नंबर क्या होगा। तो A कितना है यहाँ पे 19 है, 2 Z कितना है 9 है, तो 19 - 18 आंसर क्या आ जाएगा 1। आंसर क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे चेक करते हैं A कितना है 39, यहाँ पे 2 × 19, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा सिंपल 1। इसके बाद थर्ड तरफ चलते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 31। A कितना है 31 - 2 × 50, तो ये हो जाएगा 31 - 30, आंसर क्या आ जाएगा सिंपल 1। तो तुम चेक करोगे तो तीनों के A-2Z की वैल्यू कितनी आ रही है 1, 1 और 1 आ रही है। तो जहाँ पे भी अगर तुम्हें ये तीनों क्या है 1, 1, 1, ये तीनों आइसोटोपिक नंबर है। तो जिनके आइसोटोपिक नंबर अगर सेम हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम सिंपल आइसोडाइफर्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो मैंने तुम लोगों को बताई। सबसे पहले चीज़ हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन, फिर एटॉमिक मास, मास नंबर, इसके बाद न्यूक्लियॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाले जाते हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टर्स और आइसोडाइफर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो तुम्हारे पूरे चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ होने वाली है। तो उसको काफ़ी ध्यान से अच्छे से तुम्हें समझना है और आराम से चीज़ें कर सकते हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो तुम्हारे अगले लेक्चर में स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए तुम्हें अभी क्वेश्चंस करना शुरू नहीं करना है। अभी जो भी चल रहा है वो बेसिक चीज़ें चल रही है काफ़ी, तो आराम से उसको पढ़ते रहो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। बाकी लेक्चर के नोट्स जो है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके तुम आराम से लिख सकते हो। बाकी जो भी होगा वो तुम्हें अगले लेक्चर के अंदर बता दिया जाएगा। तब तक के लिए मेरी तरफ से